So, good morning everyone. Welcome to Study Glows. Welcome to the daily newspaper analysis of 5th of April 2021. तो गाइज आज है तारीख 5 अप्रैल 2021। अलग अलग न्यूज़पेपर से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स का डिस्कशन करेंगे हम लोग इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर। इस वीडियो को आप लोग डेली करंट अफेयर का वीडियो भी बोल सकते हो, क्योंकि यहाँ पर हम लोग इंपॉर्टेंट करंट अफेयर का डिस्कशन करने वाले हैं। सो लेट्स गेट स्टार्ट विद अ ब्यूटीफुल कोट। देखो यहाँ पे क्या बोला गया है, डू गुड फॉर अदर्स इट विल कम बैक इन अनएक्सपेक्टेड वेज। अगर आप लोग दूसरों के लिए अच्छा करते हो तो ऑब्वियस ही बात है उसका रिटर्न आपको मिलेगा इन द अनएक्सपेक्टेड वेज। आप इतना एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे, इतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। तो आई होप आप लोगों को ये चीज़ क्लियर हुई है। नाउ आगे बढ़ते हैं, एक बार नज़र मार लेते हैं कौन कौन से आर्टिकल्स का हमें डिस्कशन करना है इस वीडियो के अंदर। सबसे पहले आर्टिकल के अंदर हम बात करेंगे बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में। तो डीआरडीओ और डीआरडीओ के साथ एक और लैब ने मिलकर इस बुलेट प्रूफ जैकेट को लॉन्च किया है। डिस्कस करेंगे इसके बारे में, काफ़ी इंपॉर्टेंट आर्टिकल होने वाला है। सेकंड आर्टिकल में हम बात करेंगे कारगिल जंस्कार रोड के बारे में, क्यों न्यूज़ के अंदर है। और थर्ड आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज शांतिर अग्रसेन के बारे में। तो एक्सरसाइज की स्पेलिंग यहाँ पर मिस्टेक हो गई है, उसके लिए आई एम सॉरी। फोर्थ आर्टिकल में हम बात करने वाले हैं शिव कुमार स्वामी जी के बारे में, कौन है ये, न्यूज़ के अंदर क्यों है। फिफ्थ आर्टिकल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है, उत्कल दिवस के बारे में जानने वाले हैं, क्यों यहाँ पे सेलिब्रेट करते हैं, क्या रीज़न है। और ओडिशा का स्टेटहुड के डे के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। और सिक्स्थ आर्टिकल बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है और थोड़ा सा लंबा भी होने वाला है। सिक्स्थ वाला आर्टिकल बाइकल जीवीडी के बारे में बात करेंगे। रशिया में जो बाइकल लेक है वहाँ पर उस लेक के नीचे, झील के नीचे एक टेलीस्कोप को लॉन्च किया गया है, उसके पीछे का क्या रीज़न है वो सब हम इस वीडियो के अंदर कवर करने वाले हैं। मतलब कि ये सारे आर्टिकल्स सुपर इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले सभी लोगों के लिए एक क्वेश्चन है जिसका उत्तर नीचे कमेंट सेक्शन में सभी लोगों को देना है। एटलीस्ट सभी लोग पार्टिसिपेट ज़रूर करना, क्योंकि ये जो डेली बेसिस पे मैं क्वेश्चन लेकर आता हूँ ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से डायरेक्टली इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। क्या बोलता है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट गवर्नमेंट हैज़ प्रपोज्ड महेंद्रगिरी एज द सेकेंड बायोस्फीयर रिजर्व ऑफ द स्टेट। कौन है इसमें से, राजस्थान, उत्तराखंड, ओडिशा या फिर उत्तर प्रदेश। कौन सी राज्य सरकार है जिसने महेंद्रगिरी को अपने राज्य का सेकंड बायोस्फीयर रिजर्व डिक्लेयर कर दिया है। आपको इसका करेक्ट आंसर बताना है नीचे कमेंट सेक्शन में। नाउ बढ़ते हैं आगे। अभी तक आपने स्टडी ग्लोस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लो। यह है मेरी इंस्टाग्राम आईडी दीपक यादव एजुकेशन, जाकर सर्च कर लेना इंस्टाग्राम पे, आपको ये आईडी मिल जाएगी, फॉलो कर लेना और अपनी क्वायरीज मुझसे यहाँ पर पूछ लेना। नाउ आता है सबसे पहला आर्टिकल, बात करता है बुलेट प्रूफ जैकेट के बारे में। तो लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट को लॉन्च किया है हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है, राजनाथ सिंह जी। इन्होंने कॉन्ग्रेचुलेशन किया, बधाइयाँ दी डीआरडीओ को और डीएमएसआरडीई को। ये डीआरडीओ के बारे में तो आपने सुना होगा, ये डीएमएसआरडी किया है, इसको भी हम डिस्कस करेंगे। तो इनको बधाइयाँ दी क्योंकि इन दोनों ने मिलकर इस लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट को डेवलप कर लिया है। आप लोग पिक्चर में देख पा रहे होगे, यही है वो जैकेट। उसके बाद देख पाओगे ये ऑल इंडिया रेडियो का आर्टिकल है, यानी कि गवर्नमेंट से आप कह सकते हो ये ऑथेंटिक आर्टिकल है, बिल्कुल गवर्नमेंट यहाँ पे अपलोड करती है। डीआरडीओ लैब ने इस जैकेट को डेवलप किया है। अब जो डीएमएसआरडीई है ये क्या है, डिफेंस मटेरियल स्टोर्स रिसर्च डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट, इसकी फुल फॉर्म है। कानपुर के अंदर आपको लेबोरेटरी देखने को मिलेगी और साथ ही साथ डीआरडीओ की लेबोरेटरी, यानी डीआरडीओ के बारे में आप सभी लोगों को मालूम होगा, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने मिलकर इस लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट को बनाया है और लगभग इस जैकेट का वजन है 9 kg और ये इंडियन आर्मी के बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा, इसमें ये भी बताया गया। नाउ यहाँ पे डीआरडीओ के बारे में जान लेते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को फुल फॉर्म बताया, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन इसकी फुल फॉर्म है। इसका वर्क ये है कि जितने भी डिफेंस टेक्नोलॉजीज़ हैं, सिस्टम्स हैं, प्रोडक्ट्स हैं, उनको डेवलप करता है। ठीक है, डीआरडीओ काफ़ी हद तक वेपन्स वगैरह भी बनाता है, आपको मालूम होगा। ठीक है, तो जितनी भी डिफेंस टेक्नोलॉजी है उसको डेली बेसिस पर डेवलप करने का काम करता है डीआरडीओ। इसका लोगो आप साइड में ऊपर देख पा रहे होंगे। नाउ ये डीएमएसआरडीई क्या है, ये मैंने अभी आपको फुल फॉर्म भी बताया था। ये भी एक लैबोरेटरी है डीआरडीओ की। ओके, यहाँ पे आप देख पाओगे और फील्ड ऑफ रिसर्च का ये लोग भी काम करते हैं। एस्टेब्लिश किया गया था इसको 1929 में और कानपुर के अंदर ये आपको लेबोरेटरी देखने को मिलेगी। आते हैं सेकंड आर्टिकल की तरफ। यह आर्टिकल है कारगिल जंस्कार रोड के बारे में। तो जो हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हैं नितिन गडकरी जी, जिनका आप बराबर में पिक्चर देख पा रहे होंगे, इन्होंने अप्रूव कर दिया है 780 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट लगाया जाएगा इस कारगिल जंस्कार रोड को अपग्रेड करने के लिए।
अगेन ये आर्टिकल ऑल इंडिया रेडियो से लिया गया है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। देख पाओगे गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है 780 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट। तो जो एयर इंडिया है यानी कि ऑल इंडिया रेडियो जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सोर्स बनता है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, खासकर अगर हम बात करें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आप लोग इसको ज़रूर फॉलो करा करो। तो जितने भी इंपॉर्टेंट यहाँ पे सोर्सेज हैं उसको मैं कवर करने की कोशिश करता हूँ यहाँ पे डेली बेसिस पे। तो कौन से वाले रीजन में ये रोड है आप देख पाओगे, ये जंस्कार रीजन वाले में रोड है, इस वाले रीजन में ये रोड है। इस रोड को डेवलप करने की बात करी गई है, इसमें इतना कॉस्ट लगाने की बात करी गई है। 2 लेन की यहाँ पे ये कारगिल जंस्कार रोड है, इसको नेशनल हाईवे बोला जाता है 301। और आपको याद रखना है इसको नेशनल हाईवे कब डिक्लेयर करा गया था, 2017 में केंद्र सरकार के द्वारा इसको डिक्लेयर करा गया। जो रोड है ये जंस्कार वैली से ये कनेक्ट करती है सुरू वैली, संकू वैली को भी। संकू वैली कहाँ पर है मैंने भी आपको मैप में दिखाया था, ये वाले रीजन को, एक सेकंड, हाँ ये वाले रीजन को, यानी ये जो रोड है ये इस वाले रीजन को भी, संकू को भी कनेक्ट करती है। ओके, नाउ आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ होगा। नाउ ये जो रोड है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती है उस एरिया के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि रोड बनी है ऑब्वियस सी बात है, तो वहाँ पे हम लोग सामान वगैरह भी पहुँचा सकते हैं। इकोनॉमिकली काफ़ी हद तक डेवलपमेंट देखने को मिल सकता है उस लद्दाख वाले रीजन के अंदर। ओके, नाउ एक छोटा सा आर्टिकल था, आप इसके बारे में ध्यान रखना, ठीक है। नाउ उसके बाद आता है आर्टिकल नंबर 3, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे बात करी गई है एक्सरसाइज शांतिर अग्रसेन के बारे में। तो ये जो एक्सरसाइज 2021 की हो रही है ये देखो हो चुकी है, 4 अप्रैल से स्टार्ट हो चुकी है, 12 अप्रैल तक ये एक्सरसाइज यहाँ पे डिसाइड करी गई है होगी। ये मल्टीनेशनल मिलिट्री एक्सरसाइज है, आपको याद रखना है। इसमें मतलब काफ़ी सारी मिलिट्रीज़, काफ़ी अलग अलग कंट्रीज़ की मिलिट्रीज़ होने वाली हैं और ये होगी बांग्लादेश के अंदर। और यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर क्यों कनेक्ट करवा रहे हैं हम, क्योंकि देखो बांग्लादेश में अभी 50 साल की उन्होंने इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट किया है, ठीक है, 50 साल हो चुके हैं। और साथ ही साथ जो फादर ऑफ द नेशन है बांग्लादेश का, जिनका नाम है बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान जी, ठीक है, तो इनका भी आप कह सकते हो, इनकी भी 100वीं एनिवर्सरी पूरी हुई है। तो इन चीज़ को हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और उसी अवसर पर हमने ये एक्सरसाइज कंडक्ट करवाई है। तो आप ये पिक्चर देखो बराबर में, पिक्चर कैसी शानदार लग रही है ना, थोड़ी देर रुक के पिक्चर देखना, हंसी ज़रूर आएगी। उसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल यहाँ पे बात करते हैं टाइप्स ऑफ इंडिया के बारे में, ठीक है। यहाँ पे आप देख पाओगे टाइम्स ऑफ इंडिया में आर्टिकल दिया गया था, इंडिया, भूटान, श्रीलंका, बांग्लादेश ये सब मिलकर एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज कंडक्ट कर रहे हैं। अब यहाँ पे आप देख पाओगे जो इंडियन आर्मी है, आप कह सकते हो यहाँ पर 30 पर्सनल जाने वाले हैं, अलग अलग आप कह सकते हो यूनिट से आएंगे, जैसे कि कुछ ऑफिसर्स होने वाले हैं, जैसे कि जेसीओ के जवान होने वाले हैं फ्रॉम दी डोगरा रेजिमेंट। डोगरा रेजिमेंट क्या होता है आगे मैं बात करूंगा। तो डोगरा रेजिमेंट के भी यहाँ पर जवान होने वाले हैं, ये सब पार्टिसिपेट करेंगे इस एक्सरसाइज में। और साथ ही साथ जो रॉयल भूटान आर्मी है वो भी होने वाली है, श्रीलंका आर्मी भी होगी, बांग्लादेश आर्मी भी होगी। ये 4 अप्रैल से 12 अप्रैल तक इस एक्सरसाइज को कंडक्ट करा जाएगा। ध्यान रखना है आपको, आपसे क्वेश्चन बन सकता है ये कहाँ पे कंडक्ट करी गई है, ये है बांग्लादेश के अंदर। इस एक्सरसाइज का थीम है रोबस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशन, एक मजबूती से हम लोग शांति बना सकें, तो इसका मेन यहाँ पर यह विषय होने वाला है। और बहुत सारे मिलिट्री ऑब्जर्वर्स भी होने वाले हैं, जैसे कि यूएसए, यूके, टर्की, किंगडम ऑफ सऊदी अरेबिया, कुवैत, सिंगापुर, ये सब भी अटेंड करेंगे, इनके ऑब्जर्वर्स भी अटेंड करेंगे इस पूरी एक्सरसाइज को। तो ध्यान रखना है इसके बारे में। नाउ ये डोगरा रेजिमेंट क्या है, देख पाओगे ये एक इन्फेंट्री रेजिमेंट है। अब ये इन्फेंट्री क्या होता है, यानी वेल ट्रेंड सोल्जर्स, आर्म्ड सोल्जर्स, इक्विप्ड सोल्जर्स, उनके पास खाली बहुत सारे आर्म्स हों, ठीक है, वेल ट्रेंड हों पूरी तरह से, और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी माने जाते हैं ये लोग, ठीक है, कि जो हौसले होते हैं वो हिमालय से भी ऊंचे होते हैं। और इनका जो मोटो है वो है कर्तव्यम अन्वतम, मतलब कि ड्यूटी बिफोर डेथ, तो डेथ से पहले ड्यूटी करते रहना इनका कर्तव्य है। फाउंड करा गया था 1877 में डोगरा रेजिमेंट को। ये एक आर्मी यूनिट है, बेसिकली रेजिमेंट बोला गया है, आर्मी यूनिट है ये, ओके। और ज्वाला माता की जय, यहाँ पर आप कह सकते हो विक्ट्री टू गॉडेस पहचान है इनकी। और यहाँ पे इनका इंगेजमेंट बहुत सारी जगह पर हुआ था, जैसे कि वर्ल्ड वॉर 2 के अंदर देखने को मिला था, इंडो पाकिस्तान का वॉर हुआ था 1971 में, यहाँ पर भी इनका इंगेजमेंट था, और भी बहुत सारी जगह पर इनका इंगेजमेंट देखने को मिला था। हेडक्वार्टर की बात करें तो फैज़ाबाद कैंटोनमेंट में हेडक्वार्टर है, उत्तर प्रदेश में हेडक्वार्टर है। इसके बारे में आप लोग ध्यान रखना डोगरा रेजिमेंट के बारे में। आते हैं आर्टिकल नंबर 3 के बारे में। यहाँ पे बात करी गई है शिव कुमार स्वामी जी के बारे में। तो जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जी, इन्होंने अभी जयंती को सेलिब्रेट किया है, इनकी जयंती के ऊपर, ठीक है, क्या नाम है इनका, श्री 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 शिव कुमार स्वामी जी। अब यहाँ पर इनके बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, लेकिन यहाँ पे देख पा रहे होंगे आप, ये इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है जिसके अंदर ये बताया गया है, ओके।
नाउ यहाँ पे इनके बारे में जानेंगे क्योंकि आपके कल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है। और इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटीज़ भी एक टॉपिक आता है सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके पॉइंट ऑफ व्यू से भी, पर्सन इन न्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, बहुत सारे एस्पेक्ट हैं, ये आर्टिकल इंपॉर्टेंट हो जाता है। बात करी गई है शिव कुमार स्वामी जी के बारे में। तो इनका जन्म हुआ था 1907 में और डेथ हो गई थी इनकी 2019 में। ये एक इंडियन स्पिरिचुअल लीडर थे। लिंगायत रिलीजियंस आप कह सकते हो, ये एक लिंगायत रिलीजियस को फॉलो करते थे और सिद्धगंग मठ के हेड भी थे ये, जो कि कर्नाटका के अंदर है। एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट थे। जो श्री सिद्धगंगा एजुकेशन सोसाइटी है, इन्होंने इसको फाउंड किया था और हंड्रेड्स ऑफ से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस को इन्होंने फाउंड किया था, यानी कि एजुकेशन प्रोवाइड करवाने के लिए, ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाने के लिए, नर्सरी क्लास से कॉलेजेस तक की इंजीनियरिंग, साइंस, आर्ट्स, मैनेजमेंट, इन सब ट्रेनिंग्स प्रोवाइड करवाने के लिए इन्होंने 100 से भी ज़्यादा इंस्टीट्यूशंस को फाउंड किया था। तो एक बहुत बड़े एजुकेशनिस्ट भी थे। नाउ एक आते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट की तरफ। इनको ढेर सारे अवार्ड से सम्मानित किया गया था, अवार्ड्स एंड ऑनर्स मिले हैं। तो कौन कौन से मिले हैं इसको डिस्कस करेंगे। 2007 में जो कर्नाटका की सरकार है उन्होंने इनको अवार्ड दिया था, कर्नाटका रत्न अवार्ड, हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड ऑफ द स्टेट है ये। उसके बाद 2015 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अवार्ड दिया इन्हें पद्म भूषण अवार्ड। उसके बाद आप कह सकते हो उनको रेफ़र करा जाता है, एज अ वॉकिंग गॉड भी बोला जाता है कर्नाटका के अंदर। तो आपको ये 3-4 चीज़ें हैं जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, इस वजह से जो है ये पर्सनैलिटी और ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, अभी हमने डिस्कस किया लिंगायत रिलीजियस फॉलो करते हैं ये। लिंगायत क्या है, बेसिकली एक पॉलिटिकली स्ट्रांग कम्युनिटी है कर्नाटका के अंदर। आप देख पाओगे लिंगायत फॉलोवर्स होते हैं कि इनके बासवेश्वरा के, ये हैं 12th सेंचुरी के। बासवेश्वरा कौन है, 12th सेंचुरी के कन्नड़ फिलोसोफर थे। ठीक है, जब ये कलाचुरी डायनेस्टी किंग बालाजी वन का शासन चलता था तो उस टाइम के ये कन्नड़ फिलोसोफर जाने जाते थे। ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर लिंगायत सेक्शन को फाउंड किया था। तो आप देख पाओगे इनके बारे में भी बताया गया है। ओके, 12th सेंचुरी के स्टेट्समैन, फिलोसोफर, पोएट, लिंगायत सेंट भी बोला जाता था इनको। कर्नाटका के अंदर आज के टाइम पर आप लिंगायत कम्युनिटी काफ़ी ज़्यादातर देख पाओगे। ओके, उसके बाद आते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ पे बात करी गई है उत्कल दिवस के बारे में। तो ओडिशा में बहुत सारे प्रोग्राम्स को ऑर्गेनाइज किया गया है ताकि ओडिशा का स्टेटहुड डे, राज्य दिवस सेलिब्रेट कर सके। ठीक है, और ये 86th स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया गया है और इसको हमने उत्कल दिवस के रूप में सेलिब्रेट किया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ओडिशा को एज अ स्टेट रिकग्नाइज किया गया था 1936 में। तो उसी अवसर पर हमने ये स्टेटहुड डे सेलिब्रेट किया है उत्कल दिवस के रूप में। तो आप देख पाओगे इंडिया टुडे का आर्टिकल है उत्कल दिवस 2021। तो यहाँ पे इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले मॉडर्न हिस्ट्री जानेंगे ओडिशा के बारे में। तो जो ब्रिटिश हैं, सबसे पहले ब्रिटिश ने नॉर्थन सर्कल्स वाले एरिया को ऑक्यूपाई कर लिया था, उसमें सदर्न कोस्ट ऑफ ओडिशा भी था। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, सेकेंड कर्नाटिक वॉर हुई 1760 के अंदर, जिसकी वजह से क्या हो गया, इन सब चीज़ों को डाल दिया गया मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर में। फिर 1803 आया। नाउ ब्रिटिश ने क्या करा, पूरी कटक रीजन जो है ओडिशा का, वहाँ से मराठास को अलग कर दिया। ठीक है, और ये सब बातें हैं सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर के टाइम की। फिर नॉर्दर्न और वेस्टर्न डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं ओडिशा के, इसको डाल दिया गया बंगाल प्रेसिडेंसी के अंदर। ठीक है, ये तो थी कहानी पहले की, लेकिन अब जो फोकस करना है आपको वो दूसरी चीज़ है। देखो यहाँ पे सबसे पहले आप देख पाओगे ये है इंडिया का मैप और यहाँ पर है ओडिशा। ओके, आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब यहाँ पे हम बात करते हैं, अब जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो यहाँ से है। अगर आप जो अभी मैंने पहले 2 पॉइंट बताए उसको नहीं भी याद रखोगे तो भी कोई बात नहीं, यहाँ से लेकिन आपको ये 2-3 पॉइंट आपको ध्यान रखना है। 1903 में क्या हुआ था, उत्कल सम्मिलानी ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई थी ताकि जो ओडिया स्पीकिंग रीजन है, यानी जो ओडिया बोलने वाले हैं जो कि ओडिशा में रहते हैं, उनके लिए एक अलग से स्टेट बनाया जाए, एक अलग से मांग कर ली गई थी। ठीक है, उसके लिए उत्कल सम्मिलानी ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया। फिर उसके बाद 1 अप्रैल 1912 की बात है, बिहार एंड ओडिशा प्रोविंस को बनाया गया। नाउ फिर उसके बाद 1912 में चलो इसको प्रोविंस, ये स्टेट को बना लिया गया। अब क्या हुआ, 1 अप्रैल 1936 में बिहार और उड़ीसा को स्प्लिट कर दिया गया इनटू सेपरेट स्टेट्स। अलग अलग स्टेट्स के अंदर सेपरेट कब करा गया, 1936 में। तो तभी से ही हम लोग 1936 से ही ओडिशा का स्टेटहुड डे सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो आपको यहाँ पर ध्यान होगा इसके बारे में। ओके, नाउ जो न्यू प्रोविंस ऑफ ओडिशा है, ये आप कह सकते हो बनाया गया एक लैंग्वेज के बेसिस पर, ओडिया वाले रीजन पर खासकर हमने यहाँ पर इसको बना दिया था कि जो ओडिया बोलने वाले लोग हैं। ठीक है, और जो सर जॉन ऑस्टन थे, सर जॉन ऑस्टन हुबैक इनका नाम है, ये फर्स्ट गवर्नर थे यहाँ के। ओके, आई होप आप लोगों को ये क्लियर हुआ होगा। नाउ आते हैं आज के लास्ट आर्टिकल की तरफ। यहाँ बात करी गई है बाइकाल जीवीडी के बारे में। तो जो रशियन साइंटिस्ट हैं उन्होंने लॉन्च कर दिया है दुनिया का
बिगेस्ट अंडर वाटर न्यूट्रिनो टेलीस्कोप। एक टेलीस्कोप आप समझते हो ना, हाँ, तो टेलीस्कोप को लॉन्च कर दिया गया है अंडर वाटर, पानी के नीचे। ठीक है, अब यहाँ पे बर्फीली झील है, वो कैसी है मैं अभी आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर इस तरीके से जो है इसको अंडर वाटर लॉन्च किया गया है। क्या फ़ायदे होंगे इसको हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जीवीडी क्या होता है? जीवीडी बेसिकली एक डिटेक्टर है जिसका नाम है गीगाटन वॉल्यूम डिटेक्टर। अब ये बाइकाल क्या नाम रखा है? क्योंकि बाइकाल झील के अंदर इसको लॉन्च किया गया है, तो फिर उसी वजह से बाइकाल जीवीडी इसका नाम है। ओके, जो लेक बाइकाल है दुनिया की डीपेस्ट लेक बोली जाती है, जो कि साइबेरिया में है। आप लोग यहाँ पर मैप देख पाओगे, रशिया का मैप है ये, नीचे की साइड रशिया में सदर्न साइड में आपको ये वाली लेक मिल जाएगी। यहीं पर इसी लेक में ये जीवीडी को लॉन्च किया गया है। इंडियन एक्सप्रेस में ये आर्टिकल आया था एक्सप्लेन पेज पे कि ये टेलीस्कोप पानी के अंदर वर्ल्ड डीपेस्ट लेक के अंदर क्या कर रहा है, क्या काम है इसका, तो इसको हम लोग डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देख पाओगे जो ये टेलीस्कोप है इसका कंस्ट्रक्शन जो है साल 2016 से ही चालू हो गया था। और बाइकल जीवीडी ये वन ऑफ द 3 लार्जेस्ट प्रोजेक्ट है, यानी कि आप कह सकते हो ऐसे हमारे पास 2 डिटेक्टर और हैं। ये जीवीडी हमारा एक सबसे बड़ा डिटेक्टर है, जो कि नया डिटेक्टर अभी हम लोग लॉन्च किए हैं। अब यहाँ पे अगर हम बात करें क्या है कि पहला पहला डिटेक्टर है आइस क्यूब, जो कि साउथ पोल में लॉन्च किया गया है। दूसरा एंटेयर्स, जो कि मेडिटेरेनियन सी में लॉन्च किया गया है। तो इसके साथ आप लोगों को इन दोनों का नाम भी याद रखना है। और लास्ट है हमारा बाइकल जीवीडी, जिसको लॉन्च किया गया है कहाँ पर? बाइकल झील में। इस तरीके से लॉन्च किया गया है, मैंने आपको दिखा दिया। नाउ यहाँ पर जो न्यूट्रिनो है ये बेसिकली क्या है? क्योंकि जो ये टेलीस्कोप है, ये जो डिटेक्टर है, इसको लॉन्च किया गया है ताकि हम न्यूट्रिनो को देख पाएँ, न्यूट्रिनो की अच्छी तरीके से सर्चिंग कर पाएँ। न्यूट्रिनो क्या है आज की हम पहचान नहीं कर पाए आज तक। ये बेसिकली एक सब एटॉमिक पार्टिकल है जो कि इलेक्ट्रॉन की तरह ही होता है। अब देखो, आप हैं, मैं हूँ, आपका मोबाइल है, कोई भी चीज़ है, हर चीज़ इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, इन सब चीज़ों से ही बना हुआ है। ठीक है, नाउ न्यूट्रिनो भी एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। तो ये सारी चीज़ें आसपास हम लोगों को दिखाई देती हैं, हमें नहीं दिखाई देती, मतलब हम इसे डिटेक्ट नहीं कर पाते। लेकिन ये सब चीज़ें जितनी भी बनी हैं वो इन सब चीज़ों से ही बनी हुई हैं। इनफैक्ट यहाँ पे आप देख पाओगे बोला यह जाता है 1000 एंड ट्रिलियन ऑफ ये जो न्यूट्रिनो है ये ह्यूमन बॉडी के अंदर से पास होते हैं हर सेकंड के अंदर। तो ये सब चीज़ें हमें अभी तक तो हमने डिटेक्ट कर नहीं पाए हैं, तो उसी वजह से इस आप कह सकते हो टेलीस्कोप डिटेक्टर को लॉन्च किया गया है। ओके, अब यहाँ पे लॉन्च करने से क्या फ़ायदा होगा? इसे पानी के अंदर क्यों लॉन्च किया गया है? क्योंकि इससे पानी के अंदर अभी मैं आपको बताऊँगा, क्योंकि अंडर वाटर में क्या है ना, जो टेलीस्कोप है वो काफ़ी अच्छी तरीके से इसको पकड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि जो न्यूट्रिनो है ये पानी के अंदर क्या करते हैं? फ्लैश लाइट छोड़ते हैं, लाइंस ऑफ बबल्स छोड़ते हैं जब ये इंटरेक्ट होते हैं। ठीक है, आपस में इंटरेक्ट होते ही क्या करते हैं? फ्लैश लाइट छोड़ते हैं, जिसकी वजह से हम लोग इनको कैप्चर कर सकते हैं। कैप्चर करने के बाद हम इनके बारे में और भी ज़्यादा रिसर्च कर सकते हैं। ठीक है, और भी ज़्यादा पता लगा सकते हैं। तो बेसिकली हम लोग पता लगा पाएंगे किस तरीके से ये पूरा का पूरा यूनिवर्स ओरिजिन हुआ है, किस तरीके से यूनिवर्स बना है। तो हम लोग काफ़ी सारी चीज़ें सर्च कर सकते हैं इस टेलीस्कोप की मदद से। ओके, आई होप आप लोग को ये क्लियर हुआ है न्यूट्रिनो क्या है। नाउ कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है यहाँ पर, वो है लेक बाइकाल के बारे में। तो लेक बाइकाल मैंने आपको दिखा दिया कहाँ पर है, रशिया के सदर्न साइड में साइबेरिया है, वहाँ पर जो है ये लेक देखने को मिलेगा, ये झील देखने को मिलेगा। ये यहाँ पर आपको लार्जेस्ट फ्रेश वाटर देखने को मिलता है। अगर हम बात करें दुनिया के अंदर पूरे वर्ल्ड में 22 to 23% जो दुनिया का फ्रेश सरफेस वाटर है वो आपको इस झील में देखने को मिलेगा। और इसकी जो मैक्सिमम गहराई है वो है 1642 मीटर की, 1642 मीटर की। और फीट में बात करें तो 5387 फीट की यहाँ पर इसकी डेप्थ है। और वर्ल्ड की डीपेस्ट लेक बोला जाता है इसको, पूरे दुनिया में सबसे गहरी झील है ये। और दुनिया की सबसे पुरानी झील भी बोला जाता है, लगभग 25 to 30 मिलियन ईयर्स पुरानी है ये। और 7th लार्जेस्ट लेक बोला जाता है दुनिया के अंदर, 7th लार्जेस्ट लेक बोला जाता है इसके सरफेस एरिया की वजह से। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात करें, ठीक है, और ये है वो लास्ट वाला पॉइंट, यूनेस्को ने डिक्लेयर किया है लेक बाइकाल को अब वर्ल्ड हेरिटेज साइट, यानी कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर कर दिया गया है 1996 के अंदर, यानी कि एक इंपॉर्टेंस दे दी गई है इस झील को। आई होप आप लोग को यहाँ पर ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। नाउ ये थे कुछ 5 से 6 इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स, और यहाँ पर जो हमने काफ़ी हद तक शॉर्ट आर्टिकल्स को कवर कर लिया। अब जो भी MCQ बनते हैं इन क्वेश्चन से रिलेटेड आप उसको ईजिली सॉल्व कर पाओगे। ठीक है, तो डेली बेसिस पे मैं इसी तरीके से करंट अफेयर लेकर आता रहता हूँ। तो अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि आप वीडियो का नोटिफिकेशन मिस ना कर पाओ। इंस्टाग्राम का आईडी मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया है, वहाँ पे जाकर आप मुझे फॉलो कर सकते हो। नाउ मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे।